जय श्री राम एवरीवन, जय श्री राम। आज हम आपके साथ करने वाले हैं सप्लाई अंडर जीएसटी के आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को गो थ्रू। एक एक क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स को अपने रिकॉल करते जाएंगे जो हमने लास्ट वीडियो में रिवाइज करे थे। इन केस अगर आपने अभी तक सप्लाई अंडर जीएसटी की रिवीजन वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज एक बार जा करके देख करके आएं और फिर उसके बाद ये वाली वीडियो गो थ्रू करेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस की एक बार आइडिया हो जाएगा। चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर वन। इट्स एक मिनट रुकिए, मुझे रिकॉर्डिंग चेक करने दीजिए। रिकॉर्डिंग हो रही है या रिकॉर्डिंग इज इन प्रोसेस? ओके। मेघराज एंड कंपनी विशेस टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट विद इन पंजाब एंड इन द नेबरिंग स्टेट। मेघराज एंड कंपनी जो है वो क्या कर रही है, वो कमेंस करना चाहती है बिजनेस सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट विद इन पंजाब एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स। यानी कि उसे इंटर स्टेट भी सप्लाई करना है और इंट्रा स्टेट भी सप्लाई करना है, स्टेट्स ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा। ठीक है जी। काइंडली स्टेट एज टू व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी एंड लेविबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी ऑन द सेम। हमको पता है कि जब भी अगर आप सेम टेरिटरी में सप्लाई करते हो तो उस केस में आप पे क्या लगता है, उस केस में आप पे लगता है इंट्रा स्टेट जीएसटी। लेकिन जैसे ही अपना सामान आप आउट ऑफ स्टेट यानी कि दूसरी टेरिटरी में भेजने लगते हो उस केस में क्या लगता है, आईजीएसटी। ठीक है जी। यहाँ पर लगेगा आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, that is your intrastate supply, and that is your interstate supply attracts IGST। ठीक है जी। आइए सॉल्यूशन पढ़ते हैं। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड फॉर कंसिडरेशन हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेक्शन 7 की डेफिनेशन में, सप्लाई की डेफिनेशन में, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी कि क्या होना चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ होने चाहिए। पहली चीज ये होती थी फॉर कंसिडरेशन, ये सेकंड चीज होती थी, और थर्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है जी। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी डिवाइडेड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज, आईजीएसटी विल बी डिवाइडेड ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है खत्म। आइए जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली is planning to transfer some goods to its branch, transfer to goods its branch। जहां पर ही आपको ये दिखे तो समझ जाना कि आपसे वो रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछने वाला है। रजिस्टर इन द वेस्ट बंगाल विदाउट एनी कंसिडरेशन। देखिए आइए, दामोदरन, दामोदरन ये जो है ये कहाँ पर है, दामोदरन ये है आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है। उसकी एक ब्रांच कहाँ है, उसकी एक ब्रांच है दिल्ली में। वो वेस्ट बंगाल से दिल्ली अपना सामान भेज रहा है अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर। अच्छा, क्या है, वो कह रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन, वो पैसे चार्ज नहीं कर रहा। ठीक है भाई, मत कर। सो दैट द गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम द ब्रांच, ताकि वो इस ब्रांच से, इस ब्रांच की जगह इस ब्रांच से सामान अपना बेच सके। द कंपनी बिलीव्स दैट द ट्रांजैक्शन विल बी अंडरटेकन इट बाय इट वुड नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई। अरे ये क्या बात कर रहा है भाई, नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई, क्यों भाई, सप्लाई क्यों नहीं होगी? याद कीजिए, जब हम सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, मैं दोबारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को आपको रिकॉल भी कराता चलूंगा इन क्वेश्चंस के साथ। हमने जब पढ़ा था तो सेक्शन 7 कहता था कि गुड्स और सप्लाई, गुड्स और सर्विस या फिर दोनों होने चाहिए, प्लस कंसिडरेशन होनी चाहिए, प्लस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशंस होंगी तब हम उसे सप्लाई मानेंगे। अच्छा, बट उसने कहा था शेड्यूल 1 के अंदर उसने कहा था कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो कि अगर विदाउट कंसिडरेशन हुई तो भी हम उसे सप्लाई मानेंगे। उनमें से एक थी ट्रांसफर बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन। आइए जी, नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई एज नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व। कंपनी का कहना है कि जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो सप्लाई नहीं होगा। आइए उनको याद दिलाएंगे हम शेड्यूल 1। अभी पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ascertain whether the transfer of goods by Damodar Private Limited to its branch office would qualify as supply. Yes, it will be qualify as supply. As per section 1, as per schedule 1 read with section 1c, supply of goods or service or both between related person or between distinct person as specified in section 25 when made in the course of furtherance of business is deemed as supply even if made without consideration. In the given case, since the Damodaran Private Limited and its branch located in another states are distinct person, supply of goods between them would qualify as supply। आपको, आपके पास अगर ये नोट्स नहीं है, अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल से, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर दीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप रीड कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो अपना सिंपली स्टडी मटेरियल खोल सकते हैं सीए इंटर वालों।
आप अपना स्टडी मटेरियल खोलिए, वहां पर एक क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप हैंड टू हैंड गोइंग थ्रू, गोइंग फॉरवर्ड रीड करते जाएं वहां से। ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Prithvi Associate is engaged in supply of taxable goods. It inquires from its tax advisor. Tax advisor कौन होगा? Tax advisor भैया आप ही तो होगे, आप ही लोग हो, भविष्य के चार्टर्ड अकाउंटेंट, फ्यूचर चार्टर्ड accountants. As to whether any activity can be treated as supply even if made without consideration. वो पूछ रहा है आपसे कि अगर किसी सप्लाई के अंदर कंसिडरेशन ना हो तो भी क्या हम, हाँ जी, उसका कहना है कि अगर वहां पर कंसिडरेशन ना हो, कंसिडरेशन ना हो तो तब भी तब भी हम उसे सप्लाई मानेंगे? अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ यू आर रिक्वायर्ड टू एनुमरेट सच एक्टिविटीज इफ एनी। और वो आपसे, रुकिए मैं दोबारा क्वेश्चन बताता हूँ। पृथ्वी एसोसिएट्स इज एंगेज्ड इन अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। इट इंक्वायर्स फ्रॉम इट्स टैक्स एडवाइजर एज टू वेदर एनी एक्टिविटी कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई। क्या हम उसे फिर भी सप्लाई मानेंगे इन केस अगर वहां पर कंसिडरेशन ना हो? तो याद कीजिए शेड्यूल 1 जिसका मैंने अभी ऊपर रेफरेंस दिया, वहां पर 4 एक्टिविटीज ऐसी स्पेसिफाई करी गई थी जिसमें अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी उसे हम सप्लाई मानते थे। आइए मैं बढ़ाता हूँ। Section 7(1)(a) stipulates that supply should be for consideration and should be in the course of furtherance of business. However, Section 7(1)(c) read with Schedule 1 enumerates that the case where an activity is treated as supply even if the same is without consideration. There are as follows. पहला permanent transfer or disposal, of business asset where ITC has been availed. अगर ITC लिया होगा और अगर हम उसको डिस्पोज कर रहे हैं किसी एसेट को तो उस केस में हम उसे सप्लाई मान लेंगे। सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस किया था। when made in the course of furtherance of business. लेकिन gifts not our gifts not exceeding rupees 50,000 value of a financial year by an employer employee का जो रिलेशन होता था उसे हम उसमें अगर 50,000 तक है तब तो नहीं, लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा है तो वहां पर उसे हम सप्लाई मानेंगे। ठीक है जी, ये अच्छा पॉइंट है, एक बार आप लोग ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, आइए नेक्स्ट था सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। ठीक है जी, और चौथा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में मैंने आपको एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बना करके दिया था, याद रखिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाँ, composite supply is treated as supply. Composite supply is treated as supply of the particular goods or service which attracts the highest rate of tax. नहीं, composite supply क्या होती थी? composite supply हमने पढ़ी थी सेक्शन 8 के अंदर, जिसके अंदर दो सप्लाई नेचुरली बंडल्ड होती थी, जिसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होता था और हम उसमें टैक्स रेट लेते थे जो कि प्रिंसिपल सप्लाई होगी उसका टैक्स रेट लेते थे। ये हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स तो हमने मिक्स सप्लाई में पढ़ा था। फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग टैक्स लायबिलिटी, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट होगी? क्योंकि ये तो मिक्स सप्लाई की बात कर रहा है और ऊपर कंपोजिट सप्लाई लिख रहा है। कंपोजिट सप्लाई में हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स नहीं लगता, कंपोजिट सप्लाई में लगता है आपका प्रिंसिपल सप्लाई जो हो रही है उसका टैक्स रेट। फॉर कंसिडरिंग टैक्स लायबिलिटी, कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। इट इज द मिक्स सप्लाई दैट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस व्हिच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। आइए आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले। 5 आइए, transfer of title and or possession is necessary for a transaction to constitute a supply of goods. Examine, वो कह रहा है कि अगर आपको किसी ट्रांजेक्शन में सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना है तो क्या वहां पर टाइटल या पोजेशन का ट्रांसफर होना मैंडेटरी है, नेसेसरी है? जी हाँ, हमने कहा पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये शेड्यूल 2 के अंदर। आई, title as well as possession both need to be transferred for a transaction to be considered as supply of goods. Possession, title as well as possession both needs to be transferred for transaction to be considered as supply of goods. In case title is not transferred, the transaction would be treated as supply of service in terms of schedule 2, schedule second 1b. अगर वहां पर टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा तो हम उसे क्या होते थे? सप्लाई ऑफ सर्विस। In some cases, possession may be transferred immediately, but title may be transferred at future date. कुछ केसेस में होता है कि पोजीशन उस समय ही ट्रांसफर हो रहा है बट टाइटल जो है वो बाद में ट्रांसफर होता है फ्यूचर डेट में, जैसा कि आपका जनरली केस होता है
हायर परचेज एग्रीमेंट में आप गए, आपने गाड़ी तो आज ही ले ली, टाइटल आपके पास बाद में फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगा जब आप सारी की सारी ईएमआई भर दोगे। सच ट्रांजेक्शन विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 2, उसको भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे मैं अभी आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने मार्क करा है। अच्छा चलो मैं अभी पहले यही करा दूं क्या, रुको देखूंगा मुझे। 6 हो गया, चलो पहले बाकी करते हैं फिर 6 पे आएंगे, ठीक है। 6 पे आएंगे अभी, आ गया 7, 7, 7 पे आइए, 7 पे आइए। शेड्यूल 2 की हम बात कर रहे थे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 2। वो कह रहा है कि इनको इन जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी है उसको आपको बताना है कि क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स मान जाएंगी, सप्लाई ऑफ सर्विस मान जाएंगी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसे हम क्या बोलते थे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्योंकि टाइटल और पोजीशन ट्रांसफर यहाँ पर नहीं हो रहा था। Goods forming part of business asset transferred or disposed of by under direction of the person carrying on the business so as no longer form part of those assets, इसको हमने सप्लाई ऑफ गुड्स बोला था। देखिए यहाँ पर भी गुड्स आ रहा है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, ट्रांसफर ऑफ राइट, ट्रांसफर ऑफ राइट, अभी हमने क्या बोला, अगर राइट ट्रांसफर हो रहे हैं तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन विदाउट विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल ट्रांसफर आपका नहीं हो रहा, टाइटल ट्रांसफर होता तो क्या कहलाता, गुड्स। आइए नेक्स्ट पढ़िए। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट व्हिच स्टेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट फ्यूचर डेट, एट फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट में भी हो रहा है तो भी हम उसे क्या बोलते थे, सप्लाई ऑफ गुड्स। आइए जी अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। सेम उसी तरीके से जैसे हमने अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है। टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आप आईपीआर यूज कर रहे हो किसी के, ठीक है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाता। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स, मैंने आपको आपको अगर याद हो तो मैंने किसके बारे में एग्जांपल दिया था, जॉब वर्क, किसी का सामान आया उसके ऊपर काम करके उसे सामान वापस कर दोगे, दैट इज योर सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, टाइटल की बात होगी, टाइटल ट्रांसफर हो रहा है यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स। चलिए जी इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस देखते जाएंगे। द क्वेश्चन नंबर 9, द गुड्स सप्लाइड ऑन हायर परचेज बेसिस, हायर परचेज बेसिस, हायर परचेज बेसिस यानी कि मैंने आज खरीद दिया, पैसे दे दिए, टाइटल मेरे पास फ्यूचर में आएगा, विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जामिन नहीं भाई, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ टाइटल, फ्यूचर डेट में होगा कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 को भी यही मैं छुड़वा रहा हूँ। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, 11, 12, 13, 14। चलो आओ आओ जी, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना शुरू करेंगे। दमदम इलेक्ट्रॉनिक है सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू अकबर रिटेल, उसने कुछ आइटम्स बेची हैं अकबर रिटेल स्टोर को। रेफ्रिजरेटर बेचा है 500 लीटर का, स्टेबलाइजर बेचा है, टैक्सेबल टैक्स रेट दिया हुआ है, ओके। यहाँ से ये अलग है लाइन, मैं इसे अलग कर देता हूँ। चलो जी, रेफ्रिजरेटर बेचा है पहली आइटम, दूसरा स्टेबलाइजर बेचा है रेफ्रिजरेटर के साथ, तीसरा एलईडी टीवी बेचा है, स्प्लिट एसी बेचा है, स्टेबलाइजर फॉर एसी बेचा है। अच्छा पूछ क्या रहा है वो आपसे, डमडम इलेक्ट्रॉनिक है इशूड अ सिंगल इनवॉइस, ओहो हो, सिंगल इनवॉइस भेजा है उसने, सिंगल इनवॉइस। जैसे सिंगल इनवॉइस बोला मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता है क्या, मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन 8 क्या कहता है, कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई। क्या ये मेरे को सारी की सारी कंपोजिट सप्लाई दिख रही है, क्या ये नेचुरली बंडल्ड है। मैं अगर रेफ्रिजरेटर लेने जा रहा हूँ, क्या मेरे को एलईडी टीवी लेना जरूरी है, नेचुरली बंडल थोड़ी है ये। तो इसका मतलब ये क्या है, सारी मिक्स सप्लाई। अच्छा मिक्स सप्लाई सुनते ही मेरे दिमाग में प्रोविजन आएगा मिक्स सप्लाई का। मिक्स सप्लाई क्या होती है, जिसमें दो सप्लाई या मोर देन टू और मोर देन टू सप्लाई इंक्लूड होती हैं, जिसमें बहुत सारे रेट होते हैं और मैं हाईएस्ट टैक्स रेट पे पूरी पूरी सिंगल सप्लाई पे चार्ज करता हूँ। इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम, सबका प्राइस उसने लिखा हुआ है सेपरेटली इन द सेम। अकबर रिटेल हैज गिवन सिंगल चेक ऑफ रुपीज 1 लाख, उसने सब कुछ 1 लाख के अंदर खरीदा है, ठीक है जी, 1 लाख के अंदर खरीदा है। फॉर ऑल आइटम एज अ कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस, स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई, टाइप ऑफ सप्लाई कौन सी हुई, एंड द टैक्स रेट एप्लीकेबल। आइए सॉल्यूशन पढ़ाता हूँ मैं आपको। In the given case, the items supplied by Damdam Electronics are not naturally bundled. Naturally bundled नहीं है, naturally bundled नहीं है, ठीक है। In the ordinary course of business, therefore such supply is not a composite supply. ये देखिए, such supply is not a composite supply. Further, although Akbar it जो है पेज में composite price, मैंने उसने अकबर ने एक प्राइस दिया है कोई बात नहीं,
दमदम इलेक्ट्रॉनिक हैज नॉट चार्ज अ सिंगल प्राइस फॉर द सेट सप्लाई, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई तो है नहीं। देयरफॉर सेट सप्लाई इज आल्सो नोन एज अ मिक्स सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सेट सप्लाई इज आल्सो नोन एज मिक्स सप्लाई। अच्छा आइए, सप्लाई ऑफ दीज गुड इज देयरफॉर सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल आइटम व्हिच आर टैक्सेबल एट द रिस्पेक्टिव रेट। और उन पे टैक्स क्या लगेगा? रिस्पेक्टिव रेट, सॉरी, टैक्सेबल एट द रिस्पेक्टिव रेट्स एप्लीकेबल टू देम। उसने क्या करा, उसने 1 लाख रुपए चार्ज करा है इन सब का, तो इसके ऊपर जो भी उनके रिस्पेक्टिव रेट मेंशन है वही लगेंगे। ठीक है जी, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इससे रिलेटेड है। मणिकरण, a registered supplier of Delhi, has supplied 20,000 packages at rupees 30। 20,000 पैकेज दिए हैं उसने 30 के, ईस्ट टू मुखीजा गिफ्ट शॉप। एक गिफ्ट शॉप है पंजाब के अंदर। बेसिकली दिल्ली से पंजाब के अंदर सामान गया है 20,000 पीस एट द रेट 30। ठीक है जी, उसके अंदर क्या है, 2 चॉकलेट्स हैं, 2 फ्रूट जूस की बॉटल्स हैं, एंड अ पैकेट ऑफ टॉय बलून। 3 आइटम दे रहा है वो, चॉकलेट, फ्रूट जूस की बोतल, टॉय बलून, ये सारा का सारा एक हैम्पर बना दिया। 18, 12 और 5 का टैक्स रेट है। ठीक है जी, आपसे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल इन द गिवन केस एज्यूमिंग द रेट ऑफ जीएसटी बी एज अंडर। मिक्स सप्लाई का केस है। मिक्स सप्लाई, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और एनी कॉम्बिनेशन thereof मेड इन कंजक्शन विद ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर सिंगल प्राइस where such supply does not constitute a composite supply। ये हमने मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन बताई एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 74। इसका आगे लिखता है, सप्लाई ऑफ पैकेज कंटेनिंग चॉकलेट, फ्रूट जूस बॉटल एंड a packet of toy balloons is a mixed supply as each of these item can be supplied separately। ये सारी की सारी separately supply हो सकती थी and is not dependent on any other item। Further, as per section 8 subsection b 8b, the mixed supply is treated as supply of that particular supply which attracts the highest rate of tax। हाईएस्ट टैक्स रेट क्या है? 18। तो पूरे पे 6 लाख पे आपका 18% टैक्स रेट लग जाएगा। ठीक है जी, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हुआ खत्म। अब हमारा रहेगा 13 और 14। पहले 13 कर लें, 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसे सबसे नीचे कर लेंगे। आइए, सरवाना एंड सन्स विशेस टू स्टार्ट सप्लाइंग एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक लिकर सप्लाई करने की सोच रहे हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और उन्होंने देयरफॉर इट अप्लाइज फॉर द लाइसेंस, उन्होंने लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट को अप्रोच करा। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया सेलिंग लिकर विद द स्टेट गवर्नमेंट हैज चार्ज स्पेसिफाइड फी। उस लाइसेंस देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फीस चार्ज करी। वो आपसे पूछा, एग्जामिन वेदर द ग्रांट एल्कोहलिक लिकर grant of alcoholic liquor licensed by the Tamil Nadu government to Sarvan and Sons qualifies as supply। नाम देखो शरवण रखा, काम दारू वाले। चलो कोई नहीं, वो पूछ रहा है क्या ये जो लाइसेंस की फीस दी है, लाइसेंस के पैसे दिए हैं, क्या वो सप्लाई कहलाई? आइए सॉल्यूशन पढ़ते हैं इसका। सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय द एसजी हैव बीन नोटिफाइड टू बी ट्रीटेड एज, क्या है, नोटिफाइड सर्विस है, नेदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स मान जाएगी, ना ये सप्लाई ऑफ सर्विस मान जाएगी। कहाँ पढ़ा है ऐसा? ऐसा आपने पढ़ा है शेड्यूल 3 के अंदर। सच लाइसेंस इज ग्रांटेड अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इट इज। थस इन द गिवन केस द ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू सर्वन एंड सन्स इज नेदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ही नहीं मानी जाएगी। चलिए आइए, आइए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ाता हूँ दोस्तों, आइए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपको, गगन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, गगन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, हाँ जी, गगन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन हरियाणा इज engaged in providing maintenance and repair service। हरियाणा का एक पर्सन है, जीईपीएल लेते हैं यहाँ पर, कोई इसमें आ जाए, जीईपीएल, ये एक कंपनी है जो कि हरियाणा में है। ठीक है, आगे बढ़े, जो प्रोवाइड करती है मेंटेनेंस एंड रिपेयर मेंटेनेंस का सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर हैवी स्टील मशीनरी। हैवी स्टील मशीनरी कैसे? अब जैसे जो रिलायंस के, टाटा के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं स्टील मशीनरी वाले, वहां पर रिपेयर मेंटेनेंस का काम करती है। अब मशीनरी इतनी बड़ी है, प्लांट इतने बड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है
for carrying out the repair work, गगन इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड sends its कंटेनर ट्रक, वो अपने ट्रक भेजती है जिसके अंदर इक्विपमेंट लगे होते हैं सारे के सारे बढ़िया बढ़िया उनको ठीक करने के लिए, with items like repair equipment, consumable tools, part etc. from हरियाणा वर्कशॉप टू इट्स ओन रिपेयरिंग सेंटर। इसे इंपॉर्टेंट ही मार्क वैसे मैंने कर दिया है, आप लोग भी इंपॉर्टेंट लिखिए, आ सकता है। वो हरियाणा से अलग अलग स्टेट्स में भेजते हैं, ठीक है, दिल्ली भेज रहे हैं, राजस्थान भेज रहे हैं, इसके अलावा पंजाब भेज रहे हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में भेजते हैं। लोकेटेड इन अदर स्टेट्स अक्रॉस इंडिया वेयर द क्लाइंट्स ऑफ मशीनरी आर बीइंग बॉट एंड, अब भाई प्लांट तो यहाँ पर नहीं आ सकता ना, ऑब्वियसली बात है, मशीनरी को ठीक करने ही जाना पड़ेगा, और वो ट्रक के अंदर प्रॉपर जाती है। डिस्कस द लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट मूवमेंट, यानी कि ये जो स्टेट्स में जा रही है यहाँ पर, movement of trucks from the workshop of Gagan Engineers Private Limited in Haryana to its own repairing centers। वो कह रहा है कि इस ट्रांजेक्शन जो हो रही है, जो आपके सामने ये सर्विस दी जा रही है कि ट्रक वहां जाकर के ठीक कर रहा है, उस पे जीएसटी क्या लगेगा, उसकी एप्लीकेबिलिटी बतानी है। आइए सॉल्यूशन पढ़ाता हूँ आपको। As per section 25(4), a person who has obtained more than one registration, whether in one state or union territory or other, or more than one state or union territory, shall, in respect of each such registration, be treated as distinct person। इसने यहाँ पर बताया कि ये जो आपके दिल्ली वाले सेंटर में भेजता है, राजस्थान वाले सेंटर, पंजाब वाले सेंटर में, अपने ही कंपनी सेंटर में भेजता है, ये तीनों ही, ये तीनों क्या, बेसिकली चार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, ये चारों को ही डिफरेंट एंटिटी माना गया है जीएसटी के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल 1 किसका होता था? शेड्यूल 1 होता था डीम्ड सप्लाई का, कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी हम उसे सप्लाई मान लेंगे। Schedule 1 to the CGST Act specify situations where activities are to be treated as supply even if made without consideration. Supply of goods and services between distinct person as specified in section 25 when made in the course of furtherance of business is one of such activity included in Schedule 1 under para 2। वो कह रहा है कि वो भले यहाँ पर अपनी सर्विसेज अपनी ब्रांचेस को भेज रहा है, लेकिन जीएसटी के अंडर इन्हें डिस्टिंक्ट पर्सन माना गया है, और इस पे इसको सप्लाई बोला जाता है, डीम्ड सप्लाई, शेड्यूल 1 के अंदर। लेकिन आइए, हाउएवर इंपॉर्टेंट है यहाँ से, हाउएवर एज पर सीबीआईसी सर्कुलर, सीबीआईसी ने सर्कुलर इशू करा, द इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स कन्वेंस इंक्लूडिंग इंटर आलिया ट्रक्स कैरिंग गुड्स पैसेंजर और बोथ फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये देखिए, फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन हो जीएसटी में कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भेज रहे हो एज स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 25(4), नॉट इन्वॉल्विंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच कन्वेंस, ऐसा नहीं कि आप वहां से आगे अपनी सप्लाई कर दोगे कन्वेंस की, ठीक है, मे बी ट्रीटेड एज नेदर एज अ सप्लाई और नॉर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, सॉरी, नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ना तो हम उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना ही हम उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, एंड देयरफॉर विल नॉट बी लेविएबल टू द आईजीएसटी, और इस पे आईजीएसटी नहीं लगेगा। हाउएवर शेल बी लिवाइड ऑन, लेकिन जो जीएसटी है वो रिपेयर वाली सर्विस पर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाली सर्विस पर चार्ज होगा। ये आपका सर्कुलर नंबर यहाँ मेंशन है, आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सर्कुलर नंबर याद रखने की ऐसे कुछ जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन बता के आना है। Thus, in the given case, interstate movement जो होगा ट्रक्स का from the workshop to Gagan Engineer located in the Haryana to its repair center located in other states is neither as a supply nor supply of services। याद रखिएगा, ये important question है, थोड़ा सा कोशिश करें कि आप एक बार लिख करके देख लें। हमारे लगभग सारे क्वेश्चन हो गए, मैंने 2 क्वेश्चन छुड़वाए थे, अब मैं उसके ऊपर आता हूँ। दैट 2 क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि ये है आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला, इंपोर्ट ऑफ सर्विस सेक्शन 7 वाला, डीम्ड सप्लाई के अंदर आता है ये। सॉरी, चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए, आ जाइए। Examine whether the following activities would amount to supply under section 7 read with schedule first। हाँ जी, चलिए। सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली, सुलेखा मैन्युफैक्चर है, उसकी फैक्ट्री है दिल्ली में।
and depot in Mumbai. Both these establishments are registered in respective states. एक दिल्ली में है, आइए, एक दिल्ली में है और दूसरा कहाँ है? दूसरा है मुंबई में, ठीक है। वो अपने अपने स्टेट्स में रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में। फिनिश गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री इन दिल्ली टू द मुंबई डिपो। दिल्ली से मुंबई फिनिश गुड्स जाते हैं विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन ये तो शेड्यूल 1 वाले क्वेश्चनों पर डिस्कस हुआ था, दोबारा कर लेते हैं। सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम द डिपो। अच्छा, पूछ क्या रहा है? क्या वो पूछ रहा है कि ये सप्लाई माना जाएगा? सेक्शन 7 कहता था कि आपकी तीन चीजें होनी चाहिए। पहला, इधर इधर सप्लाई ऑफ गुड्स स्टेबल डीएलआर, याद होगा आपको, फॉर्म्स बताए थे। प्लस में कंसिडरेशन होना चाहिए, प्लस में इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। क्या यहाँ पर सप्लाई हो रही है, गुड्स जा रहे हैं? हाँ जी सर, जा रहे हैं। क्या यहाँ पर कंसिडरेशन है? सर कंसिडरेशन तो नहीं है। क्या यहाँ पर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। लेकिन शेड्यूल 1 के अंदर जब हमने डीप सप्लाई पढ़ी थी तो उसने बोला था कि अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है और अगर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी हम उसे सप्लाई मानेंगे। ठीक है जी। भाई शेड्यूल 1 ये आप खुद पढ़ लेना, सिंपली वही लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। मैं एक पीस ऑफ एडवाइस है यहाँ पर, अगर आप कोशिश आपसे हो पाए तो जब आप ये वीडियो देख करके हटे तो एटलीस्ट ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन मैंने मार्क करें, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 11 है नहीं, 11 नहीं है, सॉरी, 12, 12, 12, 13, 13, 13, ये 3 क्वेश्चन हो पाए तो 12 भी ऐड कर लीजिएगा। मिक्स सप्लाई का है, कंपोजिट सप्लाई वाले क्वेश्चन जो हैं, 12, 13, 6, 7 था, 6, 10 और 12, 13, 6, 10, 12, 13, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है जी, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये 4 क्वेश्चन को अगर हो पाए तो प्लीज एक बार रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना मेरे कहने पर। थोड़ी हेल्प हो जाएगी, एग्जाम में लिखने में आसानी रहेगी, लिखने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। मैं एक आपको टिप देता हूँ यहाँ पर, थ्योरी सब्जेक्ट्स में स्पेशली, स्पेशली इन केस ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट्स, कोशिश कीजिए कि आप कुछ क्वेश्चंस जो सारे के सारे प्रोविजन कवर करते हैं, जैसे ये वाला जो आपका पार्ट है, ये पूरा का पूरा आपका शेड्यूल 1 जो डिस्टिंक्ट पर्सन वाला टॉपिक है उसको पूरे को कवर करके चलता है। आप ऐसे क्वेश्चंस लिख के देखें, आपको एक आदत होगी। ठीक है, आगे हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला पढ़ेंगे, लिख करके देखें, लिखने की आदत बनेगी तो एग्जाम में भी लिख पाओगे। आरटीपी के क्वेश्चंस देखोगे तो वो कीवर्ड्स जो है वो माइंड में स्ट्राइक करेंगे कि मेरे को क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कि आईसीआई की आरटीपी, आईसीआई की एमटीपी, ये भी मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करवाऊं क्लास के अंदर, आपसे उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करूं चैप्टर वाइज। जैसे कि अगर सप्लाई अंडर जीएसटी हम पढ़ रहे हैं तो पिछले 4 या 5 आरटीपी के अंदर ये वाले पर्टिकुलर 6 या 7 क्वेश्चन जो पूछे गए, फिर उसके बाद एमटीपी के अंदर 6 या 7 क्वेश्चन पूछे गए, पास्ट ईयर क्वेश्चन के अंदर जो 5 क्वेश्चन थे लास्ट 5-6 अटेम्प्ट के, वो डिस्कस कर पाऊँ। आई ट्राई, बट देखते हैं जैसे भी होता है। आइए वापस आइए, ये वाला पार्ट हमने कर लिया। सेकंड पे आते हैं। सेकंड वन इज फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई। ठीक है, एक पर्सन है जिसका नाम है रमन, वो चेन्नई में है, आर्किटेक्ट है। हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंदन, उसका जो ब्रदर है वो सेटल्ड है इन लंदन। ठीक है, वो क्या है? वो सेट वो सेटल्ड इन लंदन है। सर ये सेटल्ड पे इतना ज्यादा क्यों जोर दे रहे हो, बताता हूँ। सेटल्ड इन लंदन इज अ वेल नोन लॉयर। ठीक है जी, वो वहां पर लॉयर है, एक बहुत नामी है, बहुत सेटल्ड है पर्सन। रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस, टेकन लीगल एडवाइस इसका मतलब इंपोर्ट हो रही है सर्विस, इंपोर्ट क्या हो रही है? सर्विस, फ्रॉम हिज फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड्स टू हिज फैमिली डिस्प्यूट। फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है इसलिए उसने अपने भाई से हेल्प मांगी। आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा, क्या ये सप्लाई बनेगी? क्या ये सप्लाई बनेगी? हमने जब लास्ट टाइम वो जो फ्लो चार्ट डिस्कस किया था, फ्लो चार्ट मैं एक बार निकालूं, तो फ्लो चार्ट निकालूं, और वो मैं फ्लो चार्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। फ्लो चार्ट कहाँ गया हमारा? ये रहा फ्लो चार्ट। आइए, फ्लो चार्ट आइए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। हमने देखा था कि कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन होता है, अगर कंसिडरेशन होता है तो वो अगर बिजनेस पर्पस के लिए हम सर्विस कर रहे हैं, इंपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, कंसिडरेशन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, कंसिडरेशन है और बिजनेस पर्पस के लिए, तो हम उसे क्या मानेंगे? सप्लाई। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, कंसिडरेशन है लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है,
इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, कंसिडरेशन है बट बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। सप्लाई तो माना जाएगा, सप्लाई तो माना जाएगा बट उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, कंसिडरेशन ही नहीं है सर, कंसिडरेशन ही नहीं है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन ले किससे रहे हैं वो चेक करना पड़ेगा। इधर ही इज अ रिलेटेड पर्सन और अनरिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन से लिया और बिजनेस पर्पस के लिए, रिलेटेड पर्सन से लिया और बिजनेस पर्पस के लिए, तब तो हम उसे क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे। और बाकी हर केस में उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। आइए वापस आइए, वापस आइए। कहाँ गया हमारे, ये रहे क्वेश्चन हम जो डिस्कस कर रहे थे, दैट इज, हाँ आइए। रमन, मैं आपको इसका सॉल्यूशन पढ़ाता हूँ, थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। ये रहा शेड्यूल 1 रेड विद, क्या हो गया, Schedule 1 read with section 1C inter alia stipulates that import of service by a taxable person from a related person located outside India, located outside India without consideration is treated as supply. अगर मैं कंसिडरेशन के बिना ले रहा हूँ तो भी सप्लाई मान जाएगी, लेकिन वो सर्विस कहाँ से आनी चाहिए, रिलेटेड पर्सन से। ओनली इफ इट इज प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, लेकिन उसके अंदर बिजनेस के लिए मैंने ली होनी चाहिए। मुझे बताइए, जो ऊपर रमन, रमन जो है सर्विस ले रहा है, क्या वो बिजनेस पर्पस के लिए ले रहा है, नहीं सर, वो फैमिली डिस्प्यूट के लिए ले रहा है। क्या वो पैसे दे रहा है, कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन अगर होता तो इससे जाता, कंसिडरेशन नहीं है तो इधर आएगा। कंसिडरेशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बिजनेस के लिए भी नहीं है, सप्लाई कहाँ से, आइए। Explanation to section 15 inter alia provides it person shall be deemed to be related person। अब related person कौन माना गया है जीएसटी में वो दिखाता हूँ। Further, if they are member of the same family, पहले same family के member होने चाहिए। और same family member मतलब family means spouse, children of the person। Let's say अगर मैं हूँ, ठीक है जी, अगर मैं हूँ तो मेरी spouse, ठीक है जी, मेरी spouse और मेरे बच्चे, ठीक है जी, आगे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, ठीक है। एंड द पेरेंट्स यानी कि मेरे पेरेंट्स, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स उनके मतलब उनके पेरेंट्स, मेरे ब्रदर, ठीक है जी, और सिस्टर, मेरी सिस्टर, इन सबको फैमिली बोला गया है, ठीक है जी। पेरेंट्स, ये ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ये मेरी स्पाउस और ये छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, ये लिख दिया, चलो ये लिख देते हैं किड्स के लिए, चलो। इन सबको बेटा फैमिली बोला गया है जीएसटी के अंदर, लेकिन कंडीशन क्या डाली है, कंडीशन देखो, कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेट पर्सन, इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेट पर्सन, यानी कि अगर ये सब लोग मेरे पे डिपेंडेंट है तो ये मेरी फैमिली मान जाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब रमन का जो ब्रदर है, रमन का जो ब्रदर है, वो क्या रिलेटेड पर्सन है, नहीं। क्यों, क्यों, क्योंकि वो ब्रदर तो है, ब्रदर तो है, बट क्या वो इस पे डिपेंडेंट है, क्या वो इस पे डिपेंडेंट है रमन, रमन पे, नहीं। वो एक वेल सेटल्ड लॉयर है, ठीक है जी, वो डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए वो अनरिलेटेड पर्सन कहलाएगा। इन द गिवन केस रमन हैज रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, कंसिडरेशन था नहीं लीगल सर्विस में, फ्रॉम हिज ब्रदर। However, above Raman and his brother cannot be considered to be a Raman's brother related as to considered to be related, as Raman brother is a well-known lawyer and so not wholly mainly dependent on Raman. Further, Raman has taken legal advice from him in personal matter. Personal matter में ली है, business में तो ली ही नहीं है, and not in the course of furtherance of business. Service provided by Raman, brother to him, would not be treated as supply under section 7, read with schedule 1। चलिए जी, आइए, आई होप समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बहुत प्यार दीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनका ही भला हो यार, अकेले तो थोड़ी बात होना, सबको होना। अच्छा, सी पार्ट में वो बोल रहा है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इन द इफ इन द अबव केस रमन हैज टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट। वो कह रहा है कि क्या क्या आपका जो सॉल्यूशन है, जो अभी आपने ऊपर दिया कि सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्या वो चेंज होगा, क्या वो चेंज होगा अगर उसने वो सर्विस बिजनेस के लिए ली होती तो। आइए, मुझे बताइए, क्या कंसिडरेशन था, कंसिडरेशन नहीं था सर, कंसिडरेशन तो था ही। इन द अबव केस इफ रमन हैज टेकन एडवाइस फ्रॉम विद रिगार्ड टू हिज बिजनेस unit, service provider Raman brother to him would still not be treated as, would still not be treated as supply under section 7 read with schedule 1, as although the same are provided in course of furtherance of business, but but
आर प्रोवाइडेड विदाउट कंसिडरेशन है बाबू, विद कंसिडरेशन होती तो सप्लाई बन जाती। एंड सच सर्विस हैव नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? चलो जी चलो, ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। मैं आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है वो आपको 5 नंबर के लिए पूछे, नॉट अ बिग डील। अगर वो 5 नंबर के लिए आपको ये पूछ लेता है, मुफ्त के मार्क्स होंगे, मुफ्त के। मैं बता रहा हूँ, सप्लाई अंडर जीएसटी, इस चैप्टर से इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, ध्यान से करके जाओ, ध्यान से लिख करके जाओ, एक दो बार लिखोगे आदत पड़ जाएगी इंपोर्ट ऑफ सर्विस को कैसे लिखना है। थोड़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, आई एग्री, बट अगर आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा, यकीन मानिए। आइए, ये वाला हमने कर लिया। नाउ गोइंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपका स्टार वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड है। और अगर वहां पर अगर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिख जाए इस चैप्टर का, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का, तो समझ जाना कि इंस्टीट्यूट आपको पेपर के अंदर खुद कह रहा है, भाई तुझे पास होना ही पड़ेगा डीटी जीएसटी के पेपर में। चलिए आइए, तुझे कोई नहीं रोक सकता। मिस आपको ये बताना है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट इंक्लूड अमाउंट टू सप्लाई। क्या जो सर्विसेज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं, क्या वो इन केसेस में सप्लाई बनेंगी नहीं बनेंगी? आइए, मिस श्रीकिंती कौशिक रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन, इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है जी, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फ्रॉम हर रेजिडेंस, फॉर हर रेजिडेंस, अपने घर के लिए, बांद्रा मुंबई के लिए, फ्रॉम मिस रकेल रकेल ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया। क्या वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रही है? हाँ सर हो रही है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो हो रही है। एक मिस्टर रकेल हैं, वो श्रीनिधि कौशिक को सर्विस दे रहे हैं, उनके इंटीरियर डेकोरेशन की, और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। द अमाउंट पेड फॉर द सेट सर्विसेज $5,000 ऑस्ट्रेलियन। चलो आओ इसको एनालिसिस करना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहली बात इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा हूँ, करेक्ट। उसके बाद क्या कंसिडरेशन है? यस सर, कंसिडरेशन है। ठीक है जी, अच्छा, क्या ये बिजनेस पर्पस के लिए हो रही है? नहीं सर, बिजनेस पर्पस के लिए तो नहीं हो रही है। आइए, बिजनेस पर्पस के लिए तो नहीं हो रही है, पर्सनल पर्पस के लिए ही हो रही है, क्योंकि यहाँ पर उसने लिखा फॉर हर रेजिडेंस। अगर यहाँ पर बिजनेस लिखता तो बात अलग होती। आइए, सप्लाई अंडर सेक्शन 7 इंटरलिया इंक्लूड्स import of service for a consideration हो रहा है, even it is not in the course of furtherance of business, उसे हम सप्लाई तो मानेंगे, सप्लाई तो मानेंगे। ठीक है जी, thus although the import of service consideration by Miss Srinidhi Kaushik is not in the course of furtherance of business, it would still amount to क्वालिफाई एज सप्लाई। सप्लाई तो मानी जाएगी, लेकिन वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इतने ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अलर्ट होकर के करना। आप इसे वहां पर फिर लिख आओगे कि इस पे जीएसटी लगेगा, इनकेस अगर वो आपसे सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि क्या इसे सप्लाई अमाउंट सप्लाई बोलेंगे नहीं बोलेंगे, सप्लाई तो होगी ये। ठीक है, बट वो अलग बात है, एग्जाम सप्लाई है। आइए सेकंड पे, मिस श्रीनिधि कौशिक received interior decoration service for her residence located बांद्रा मुंबई from her brother। किससे ले रही है? अब सर्विस किससे आ रही है? अब आ रही है रिलेटेड पर्सन से। क्या कंसिडरेशन है? चेक करते हैं। अब उसके ब्रदर का नाम क्या है? मिस्टर वरुण, रिजाइडिंग इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, होली डिपेंडेंट ऑन मिस शांति। स्पेसिफिकली मेंशन करके दे रहा है कि रिलेटेड पर्सन जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है जी, फर्दर मिस श्रीनिधि डिड नॉट पे, कोई कंसिडरेशन नहीं है। चलो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, करेक्ट, कंसिडरेशन नहीं है। अच्छा, रिलेटेड से आ रही है अनरिलेटेड से आ रही है? बताइए जी, रिलेटेड से आ रही है अनरिलेटेड से आ रही है? मैं इसकी लैंग्वेज पढ़ाता हूँ आपको पहले, फिर थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। Schedule first, inter alia stipulates that without consideration treated as supply only if it is provided in the course of furtherance of business। उसके रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन जो भी हमने ऊपर डिस्कस करी, फैमिली मींस स्पाउस एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेट पर्सन। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे को ये सर्विस जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो रिलेटेड पर्सन से आ रही है, रिलेटेड पर्सन से आ रही है। रिलेटेड पर्सन से जब आती है, ठीक है, और अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? सप्लाई। इन द गिवन केस मिस श्रीनिधि कौशिक हैज रिसीव्ड द इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फ्रॉम हर ब्रदर इन व्यू अबव, मिस श्रीनिधि एंड her brother shall be considered to be related as Miss Shrinidhi's brother is wholly dependent on her।
However, Miss Srinidhi has taken interior decoration service for her residence, not in the course of furtherance of business. जो सर्विस ली गई इसलिए ली गई है पर्सनल पर्पस के लिए, इसलिए ये सप्लाई नहीं मानी would not be treated as supply under section 7 read with schedule first. आइए जी लास्ट पार्ट और हम अपने टेस्ट योर नॉलेज वाले सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे. Will your answer change in the above case if Miss Srinidhi has taken interior decoration service with regard to her business premises and not her residence? अच्छा मुझे एक चीज बताइए यहाँ पर मुझे एक चीज बताइएगा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का है स्टडी मटेरियल में है फर्स्ट पार्ट में उसने बोला कि वो इंटीरियर डेकोरेशन ले रही है मिस्टर रकेल से सिडनी के जिसके लिए वो पैसे दे रही है ठीक है पर्सनल पर्पस के लिए रही है सेकंड पार्ट में उसने बोला कि वो सर्विस वही ले रही है लेकिन ले रही है अपने ब्रदर से जो कि उसका रिलेटेड पर्सन है थर्ड पार्ट में उसने जो पूछा आपसे पूछा विल योर आंसर चेंज इफ इन द अबव केस मिस श्रीनिधि हैज टेकन इंटीरियर डेकोरेशन रिगार्ड टू हर बिजनेस प्रीमाइसेस वो पूछ रहे हैं कि क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर जो सर्विस ली गई है वो बिजनेस पर्पस के लिए मेरा यहाँ क्वेश्चन ये है आपसे मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है ये जो आपसे क्वेरी पुट करी गई यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था ये इसके रिलेटेड पूछा जा रहा है या फिर इसके रिलेटेड पूछा जा रहा है चलिए देखिए दोनों केस में हो सकता है ना इसमें बिजनेस बोल दे इसमें बिजनेस बोल दे पर उसने बोला कहा है उसने क्लैरिटी तो दी नहीं उसने तो बस लिख दिया इन द अबव केस आओ मैं इसका सॉल्यूशन पढ़ाता हूँ in the above case if Miss Srinidhi has taken interior decoration service with regard to her brother business premises service provided by Miss Srinidhi's brother to her would be treated as supply under section 7 यानी कि आपको हमेशा ध्यान रखना है जब ये कॉन्टिन्यूशन में पॉइंट चलते हैं तो जो लास्ट वाला आता है उसको आपको इससे रिलेट करना है इससे रिलेट मत कर देना याद रखना ये चीज ठीक है अब यहाँ पर क्या था जो उसके ब्रदर ने दी थी वो पर्सनल पर्पस के लिए दी थी लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर कंसिडरेशन नहीं है रिलेटेड पर्सन से ली है लेकिन बिजनेस पर्पस के से ली है तो उस केस में ये क्या होगा क्वालिफाई होता था सप्लाई के लिए आइए इधर आइए ऐसे बनाते थे हम कुछ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस इम्पोर्ट IOS लिख रहा हूँ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हम लिखते थे कि कंसिडरेशन इधर कंसिडरेशन होगा इधर कंसिडरेशन नहीं होगा कंसिडरेशन नहीं है हम चेक करेंगे कि रिलेटेड पर्सन है या अनरिलेटेड पर्सन है रिलेटेड पर्सन है तो हम चेक करते थे क्या हमने क्या हमने बिजनेस पर्पस के लिए ली है या फिर हमने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ली बिजनेस पर्पस के लिए ली है तो हम इसे सप्लाई बोलते थे बाकी सारे केसेस में हम इसे सप्लाई नहीं बोलते थे ये भी सप्लाई नहीं था ये भी सप्लाई नहीं था ये भी सारे सप्लाई नहीं थे नॉट अ सप्लाई ठीक है इस केस में हम देखते थे इस केस में हम देखते थे कि कंसिडरेशन है बिजनेस पर्पस है या बिजनेस पर्पस नहीं है बिजनेस पर्पस है तो हम सप्लाई बोलते थे बिजनेस पर्पस नहीं है तो भी हम उसे सप्लाई बोलते थे दोस्तों बट यहाँ पर ये एग्जेम्प्ट सप्लाई मानी जाती थी चलिए जी इसी के साथ हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस की भी पूरी जानकारी ले ली है आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे हैं क्लासेस को रिवीजन को चैप्टर 2 हमने रिवीजन करी थी सप्लाई अंडर जीएसटी की कॉन्सेप्चुअल नोट्स से उसके बाद आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ये वाली वीडियो जिसके अंदर हमने इंस्टीट्यूट के टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चंस लगभग 14 क्वेश्चन थे आई 14 क्वेश्चंस थे 14 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं थैंक यू सो मच प्यार बनाए रखें भाई है तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है आगे भी सपोर्ट होती रहेगी थैंक यू